जो हमारे विदेश सचिव है मिश्री जी जो हैं, जिस तरह से वह अपना प्रेस के संबोधित कर रहे थे, पूरा ब्रीफिंग कर रहे थे, पूरा वस्तु स्थिति सामने रख रहे थे। युद्ध विराम के पश्चात उनको जिस तरह ट्रोल किया गया, जिस तरह से उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में अनर्गल और अमर्यादित टिप्पणियां सोशल मीडिया पे की गई, वह क्या दर्शाता है कि विदेश सचिव को टारगेट पे लेना, क्या जो ट्रोल आर्मी है, जिस तरह से ट्रोल आर्मी का एक नया वर्ग ऐसा तैयार हुआ है समाज के अंदर, जो लगातार अनर्गल अमर्यादित प्रलाप करती रहती है सोशल मीडिया पे, और विदेश सचिव को इस तरह से टारगेट पे लेना, यह क्या दर्शाता है? ट्रोल आर्मी के तो ये ट्रोल आर्मी तो सत्तारूढ़ दल ने पैदा की है और किसी विषय पर कुछ नहीं बोलते। दुर्भाग्य है कि जो ये ट्रोल आर्मी है, इसमें जो लोग आज विदेश सचिव को ट्रोल कर रहे हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जिनको सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठतम लोग फॉलो करते हैं। वरिष्ठतम उनके फॉलोवर हैं, या सत्तारूढ़ दल के तमाम लोग इनके फॉलोवर हैं जो लोग आज विदेश सचिव को ट्रोल कर रहे हैं। युद्ध विराम का निर्णय विदेश सचिव का निर्णय थोड़ा था। आप ये जो ट्रोल आर्मी है, ट्रोल आर्मी के माध्यम से इस विषय को भी सत्तारूढ़ दल डाइवर्ट करना चाहता है कि इसको विदेश सचिव के सिर पे इसका ठिकाना फोड़ दिया जाए। ये संभव है क्या? विदेश सचिव निर्णय लेते हैं इस मामले में। सरकार के निर्णय को बताना, मैसेंजर के ऊपर हमला कर देंगे आप। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और घोर आपत्तिजनक है कि ट्रोल करने वाले इन लोगों के खिलाफ, जो विदेश सचिव के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके ट्विटर हैंडल या एक्स हैंडल बंद करने की बात नहीं की जा रही है। 8,000 लोगों के ट्विटर हैंडल बंद करने के लिए ट्विटर ने कहा कि भारत सरकार ने अनुरोध किया है। इसमें ये लोग शामिल है क्या? क्यों नहीं किया गया इनके खिलाफ कार्रवाई? इस बड़ा सवाल है कि आप अपने विफलताओं को आप विदेश सचिव के ऊपर फोड़ना चाहते हैं, उसके सिर पर डालना चाहते हैं। विदेश सचिव ने जितना गरिमापूर्ण तरीके से पूरे संघर्षों के दौरान देश का पक्ष रखा है, वो स्वागत योग्य, सराहना की जानी चाहिए उनकी। एक एक बात को उन्होंने लोगों के सामने रखा, और आप उनके परिवार को टारगेट करेंगे। यह बताता है कि सरकार के समर्थकों में कितनी बेचैनी है, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में कितनी बेचैनी है कि वह खुद इस निर्णय का समर्थन करने की स्थिति में नहीं, कोई तर्क उनके पास नहीं है। और वो इसीलिए बार बार सेना की बात करते हैं। सेना के ऊपर सवाल कौन पैदा कर रहा है? और सेना के सशक्त होने में या मजबूत होने में आपकी कौन सी भूमिका है? सेना मजबूत है, हर सरकारी सेना को मजबूत करती रही है। ये प्रतिक्रिया हुई, या अभी किसी ने जो ईरान के विदेश मंत्री के ऊपर टिप्पणी की, जिसको लेकर के ईरान के दूतावास ने गंभीर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, भारत सरकार से आपत्ति दर्ज कराई है। आप किस समय क्या बोलते? आप जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जो भूमिका थी, किस तरह की बातें आप कर रहे थे? भारत सरकार कह रही है कि हमारा यह संघर्ष केवल आतंकवाद तक सीमित है। हम किसी नागरिक इलाके में, नागरिक इदारे पर, सैनिक इदारे पर मेरा कोई हमला नहीं। मेरी मीडिया क्या कर रही थी कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया, यहाँ कर लिया, वहां कर लिया, देश टूट गया, सेनाध्यक्ष भाग गया, ये गिरफ्तार कर लिए गए, पकड़। क्या है इस तरह की बात करना? और किसी ने रोकने की कोशिश की क्या कि किस तरह का युद्ध का अनुवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है? भारत देश के निर्णय के घोषित उद्देश्य के खिलाफ आप लगातार बातें की जाती रही, कोई रोक टोक नहीं हुआ। जो लोग इसमें शामिल हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात नहीं कहेगी कि आप इस तरह की बात नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। देश में तमाम लोगों की जिम्मेदारी, जो लोग युद्ध के विरोधी हैं, इस सरकार के विरोध में खड़े होते हैं, उन्होंने भी इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। और सबने कहा, सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर से कहा कि वो सरकार के निर्णय के साथ है। इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार के खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष जितना मजबूती के साथ खड़ा रहा, भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी पार्टी के रूप में इतनी मजबूती के साथ किसी मौके पर नहीं खड़ी हुई। 26/11 का उदाहरण आपके सामने है। 26/11 पे भारतीय जनता पार्टी ने कितने सवाल पैदा किए थे सरकार के खिलाफ, सबके सामने है वो। मैं तब भी उस बात को मैं अनुपयुक्त नहीं मानता, वो उचित था।
एक लोकतांत्रिक देश में सरकार के कामकाज के ऊपर सवाल पैदा करना चाहिए। सेना के नाम पर और सैन्य गतिविधियों के नाम पर उसको ढकने तोपने की कोशिश बहुत उचित नहीं है। अगर वो उस समय भी अगर आपत्तिजनक नहीं था तो आज भी आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन सवाल सरकार में पैदा करने के बजाय सरकार के नुमाइंदों पर आप प्रश्न पैदा करने लगे तो ये तो उचित नहीं है। और उसमें सबसे आपत्तिजनक बात है कि ऐसे लोगों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की जाती, कोई विधिसम्मत कार्रवाई नहीं की जाती। सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन अपनी बात रखने की का भी तो कोई ना कोई एक सीमा है, उसका भी तो एक संहिता है, उसकी भी तो कोई एक शास्त्रीयता है। कुछ भी कहते हैं किसी के बारे में, परिवार के बारे में हमला करेंगे आप विक्रम मिस्त्री के कामकाज के तरीके पर कोई आपत्ति कर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, विदेश सचिव के रूप में उनके गतिविधियों को लेकर के आप उनकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के ऊपर आप टिप्पणी करें और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कोई विधिसम्मत कार्रवाई भी ना हो, ये चिंता पैदा करता है। और ये भी है कि अगर यह इस बात को भी साबित करता है कि सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के बीच में बेचैनी है। यह सत्तारूढ़ दल का सवाल नहीं है, यह मात्र सरकार का सवाल नहीं है, यह पूरे देश का सवाल है कि आखिर कोई तीसरा पक्ष इस देश के द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? हम क्यों स्वीकार कर लें? ये हालात क्यों पैदा हो गए? जी बिल्कुल ठीक बात है कि इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए, और साथ ही थर्ड पार्टी जो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो एंट्री हुई है वह किस कारण से हुई है, ये भी सामने तो आना चाहिए देश के सामने। अच्छा, जैसे आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और कही, विपक्षी दलों की जिस तरह से पूरी एक लामबंदी सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी पूरे घटनाक्रम के अंदर, और विपक्षी दलों ने कहीं भी सरकार की आलोचना नहीं की, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने पूरी ताकत के साथ पूरा लामबंद होकर सेना के साथ और सरकार के साथ में खड़े दिखाई दिए। ऐसे में सरकार को विपक्षी दलों की जो समर्थन था पूरा, एक वो समर्थन सरकार को विपक्षी दलों ने दिया कि जो भी आप फैसला करेंगे, जो भी आप निर्णय लेते हैं, हम आपके साथ हैं। क्या उस ताकत को और इजाफा अपने अंदर उन्हें विश्वास में लेकर उनके साथ बैठकर उनसे तमाम बातें चर्चा करके रणनीति बनाने की तरफ और ज्यादा मजबूत गठजोड़ दिखाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? क्या सरकार चूक गई उसके अंदर? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल मैं मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था। पूरा विपक्षी दल आपके साथ खड़ा रहा। लेकिन अगर आप सैन्य कार्रवाइयों को, इस तरह की इस गतिविधियों को राजनीतिक लिहाज से देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरह से भुनाने की कोशिश की, जो पिछले युद्ध हुए थे उसको लेकर किस तरह की टिप्पणियां की गई, किस तरह से सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट डाले, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी के ऊपर किस तरह से हमले किए गए, 1971 की लड़ाई को लेकर के किस तरह के सवाल पैदा किए गए और बाद में पैदा किए गए। युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री जी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने किस तरह के पोस्ट डाले। क्या ये राजनीतिक लाभ लेने का अवसर है? ये भारतीय जनता पार्टी में जो सर्वदलीय बैठक हुई उससे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं शामिल हुए? नहीं शामिल होना चाहिए। क्या अतीत में कोई ऐसी सर्वदलीय बैठक हुई जिससे प्रधानमंत्री न शामिल हुए हो? कोई बैठक किसी दौर में, किसी अवसर पर, जो पूर्ववर्ती सरकार रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो, चाहे राजीव गांधी की सरकार रही हो, चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रही हो, मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, किसी की सरकार रही हो, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार रही हो, जब भी किसी ऐसे विषय पर सर्वदलीय बैठकें हुई हैं जिसका संबंध देश की सुरक्षा के साथ था, देश के कूटनीति के साथ था, प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों के साथ बैठ करके बात की। 1971 की लड़ाई आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, उस समय विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को दुनिया के मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा। उनको उनसे बुला करके उन्होंने अलग से बातचीत की और वो भारत के प्रतिनिधि हुए, भारत का पक्ष रखा उन्होंने। ये स्थितियां क्यों नहीं? क्या इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही थी? आप एक राष्ट्रीय मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना रहने दीजिए, उसको दलगत मुद्दा क्यों बनाते हैं? लोगों के मन में से संदेह पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री जी को एक सबके सामने प्रधानमंत्री को होना चाहिए। क्या कभी इस देश में ऐसा दौर आया है जब इस तरह की स्थितियां पैदा हुई हो, प्रधानमंत्री सामने न रहे हो, फ्रंट पर वही दिखाई पड़े, देश को ही संबोधित करते रहे हैं, देश से उन्होंने ही संवाद किया है हमेशा।
वो अपने कार्यालयों में बैठ करके बैठक करते हुए नहीं दिखाई पड़े थे। ये जिम्मेदारी, ये तो इस बात की अपेक्षा तो प्रधानमंत्री से की जा रही थी, इसलिए भी कि कहा जा रहा था कि बहुत ही सशक्त नेतृत्व है इस समय। तो सशक्त नेतृत्व के कहने के लिए थोड़ा होता है, वो परिलक्षित होना चाहिए कामकाज में, कूटनीति परिलक्षित होना चाहिए। उच्च स्तरीय बैठकों के सिलेक्टेड विजुअल्स रिलीज करना जिसमें केवल प्रधानमंत्री जी बात करते हुए दिखाई पड़ रहा है, इससे थोड़ा राजनय हो जाता है। राजनय में सक्रियता दिखाई पड़ती है हर जगह, आपकी उपस्थिति बता देती है कि आप किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। ये सवाल पैदा हुआ, और ये सवाल अगर विपक्ष पैदा कर रहा है, देश के कुछ लोग पैदा कर रहे हैं, तो कतई से भी ये अतार्किक नहीं है, ये गैर वाजिब नहीं है। यह किसी भी लोकतंत्र में इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए, और आज इस घटनाक्रम में जो सवाल पूछा जा रहा है ये स्वागत योग्य है। ये हमारे मजबूत लोकतंत्र के का एक परिचायक है। लोग सवाल पूछेंगे, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, कोई सवाल सैन्य गतिविधियों के ऊपर कोई सवाल नहीं पैदा कर रहा है, किसी ने नहीं किया। सैन्य गतिविधियों के नाम पर, सेना के प्रदर्शन के नाम पर विषय को डाइवर्ट करने, उसको ध्यान से हटाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, जो सरकार से अपेक्षाएं थी, और सरकार ने क्या किया। आज सरकार की जवाबदेही पूछी जा रही है। यह पूछी जा रही है कि पहलगांव की यह घटना कैसे हो गई, और यह बात प्रधानमंत्री जी ने 26/11 में, उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी ने पूछा था कि आखिर ये आतंकवादी मुंबई तक कैसे पहुंच गए, मुंबई में इनको हथियार उपलब्ध कैसे हो गया। ये उन्होंने सवाल किए थे, और मैं उन सवालों को बिल्कुल वाजिब मानता हूं। और आज के सरकार से वही सवाल पूछे जा रहे हैं कि पहलगांव में आतंकी कैसे पहुंचे, इसका जवाब नहीं देंगे आप। इस जवाब से बचने के लिए आप तमाम तरह के हथकंडे अपनाएंगे। जैसे 26/11 की घटना के लिए उस समय की सरकार जवाबदेह थी, आज पहलगांव की घटना के लिए सरकार जवाबदेह है। और सरकार इस जवाबदेही से अगर जितना बचने का प्रयास करेगी, उतने ही वो अपने आप को बेपर्दा करती चली जाएगी, क्योंकि लोगों के मन में लोगों के जहन में सवाल है, और गंभीरता से है। जी बिल्कुल ठीक बात है कि गंभीर सवाल है, और गंभीर सवालों से बचने की जगह उनका और स्पष्टीकरण सरकार दे, सामने आके बात करे तो ज्यादा उचित है उनके लिए भी। अच्छा, कार्यक्रम के अंत में आते हैं, और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिस तरह की कर्नल सोफिया कुरैशी, विवेका सिंह, 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने पूरा विषय को देश के सामने रखा, प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा सामने रखा। तो जो उच्च स्तर पर फैसला हुआ होगा कि 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विवेका सिंह आगे देश के सामने पूरा बताएंगी कि किस तरह की सेना किस तरह कदम आगे बढ़ा रही है, किस तरह से वह टारगेट हिट कर रही है। तो जो पूरा विषय था, इसको जो निर्णय लिया गया है इन महिला अधिकारियों के द्वारा, वह सामने रखा जाएगा। और क्या देश के अंदर सांप्रदायिक जो राजनीति करने वाले लोग हैं, क्या उन्हें संदेश देने के लिए पूरा इन दोनों सैन्य अधिकारियों को चयन किया गया? इसको किस तरह से आप देखते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज था देश की सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सद्भाव के लिए, और पूरे एक राष्ट्रीय विचार के लिए, राष्ट्रीय नीति के लिए? क्या लगता है? बहुत बड़ा, बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय था ये। भारतीय सेना और भारतीय सेना के अधिकारी इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इन 2 महिला अधिकारियों को, जो अलग अलग संप्रदायों से आती हैं, उनको सामने रखा लोगों के बीच में। यह उन लोगों के लिए बड़ा संदेश था जो देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो पहलगांव की घटना को इस रूप में निरूपित करने का कोशिश कर रहे थे कि धर्म पूछ के गोली मारी गई। पूरी आतंकी घटना को कमजोर करने का परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही थी। यह, और भारतीय सेना ने बार बार कहा, विदेश सचिव ने बार बार कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, और हम सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की किसी कोशिश को स्वीकार नहीं कर सकते। विदेश सचिव ने देश के प्रति आभार व्यक्त किया कि इस तरह की कोई किसी कोशिश को भारत के लोगों ने नकार दिया। यह एक बड़ा निर्णय था, और भारत ने अपने सैन्य ताकत का एक तरह से प्रदर्शन किया, सामाजिक एकता का प्रदर्शन किया, और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की, न केवल देशवासियों को, दुनिया को भी। और इस निर्णय को जो जिस मजबूती के साथ इन दोनों महिला अधिकारियों ने इस पूरी सैन्य कार्रवाई का भारत का पक्ष रखा लोगों के सामने, बहुत ही स्वागत योग्य है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
सेना के निर्णय का भी दोनों महिलाओं को रखने का, और इन्होंने जो कार्य किए हैं इन दोनों की तारीफ की जानी चाहिए, और ये हमारे आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है कि सैन्य महिला अधिकारी जिस तरह से पूरे विषय को सामने रखा देश के लिए, तो देश के लिए गौरव का विषय है, हमारे लिए सभी के लिए। इसमें हम सैल्यूट भी करते हैं इस मंच के माध्यम से। और जिस तरह पूरे विषय को आपने परिभाषित किया है, जिस तरह से बताया है, कि जिस तरह के दर्शकों के मन में भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा होता है कि तमाम तरह के प्रश्न इस समय लोगों के मन में है। मुझे लगता है, विश्वास भी है कि इस चर्चा के पश्चात काफी लोगों को पूरे विषय की गंभीरता ही पता चलेगी और उन्हें समझ में आएगा कि विषय की किस तरह से आगे बढ़ रहा है, और लगातार देश की सरकार ने और हमारे सैन्य सुरक्षा बलों ने, हमारे जो देश की सेना, किस तरह से उन्होंने पूरे विषय को लिया है। और इन्हीं शब्दों से चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों पर समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे सिर्फ आग्रह करता हूँ कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।